स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि पेज नंबर 19 पर आपका चैप्टर है। चैप्टर की हेडिंग का मतलब ये है कि कैसे पहले हमारे एंशिएंट पीपल्स, पहले कैसे अर्ली ह्यूमंस कैसे गैदरिंग करते करते उन्होंने फार्मिंग यानी अपना खाना उगाना सीखा। ओके, व्हाट लेड ह्यूमन टू बिगिन फार्मिंग एंड हर्डिंग एनिमल्स। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि ह्यूमंस ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया और एनिमल्स को हर्ड करना यानी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी उनको पालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कौन से ऐसे रीजंस थे? ओके, so a major climatic change led to the sprouting of seeds into plant, which in turn led to the rise of farming practices. Okay, एक सडन ऐसा क्लाइमेटिक चेंज आया जिससे कि जो सीड्स थे यानी बीज थे वो अंकुरित हुए और वो प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो होने लग गए, जिससे कि फार्मिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट हुई। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स। However, unlike the present day farmers who carry out so many agricultural activities such as plowing the land, sowing seeds and weeding, the first farmers were merely involved in protecting the plants from birds and animals and collecting ripened grains as food. In this way, the humans who were hunters and gatherers and led a nomadic life slowly started transitioning into farmers. आज के दौर में अगर हम फार्मर्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले प्लाइंग करते हैं, प्लाइंग यानी कि हल चलाते हैं। इसके बाद सीड्स को सो करते हैं, सोइंग करते हैं। इसका मतलब ये था कि बीज को बोते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। जब एक प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट होता है तो एनिमल से बचाना, बर्ड से बचाना, कीड़ों से बचाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट लेकिन ऐसे अर्ली ह्यूमंस को इतना पता नहीं था। वे सिर्फ उनको इतना पता था कि हाँ, हम बीज के थ्रू, हम जो हमने बीज इधर उधर फेंके हैं इसके थ्रू ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, हम इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। वो इतने केयरिंग नहीं थे। बट हाँ, धीरे धीरे जो वो गैदरिंग करने की जो उनकी प्रैक्टिस वो कम हो गई और वो फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगे, ना कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने की तरफ बढ़ने लगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आता है द बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग। ओके, ह्यूमन स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स। द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग वर प्रोबब्ली द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला एनिमल जो कि डोमेस्टिकेट हुआ गया वो था डॉग, यानी कि जो जंगली कुत्ते थे उनको उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने दूर कहीं खाना रखना स्टार्ट कर दिया जिससे कि एनिमल्स आते थे खाना खाते थे। इसी वजह से ह्यूमंस ने सबसे पहले जो डॉग्स का जो यूज़ था उन्होंने किस लिए करा था, ताकि डॉग्स उन्हें शिकार करने में हेल्प करता। उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ ये नोटिस करी धीरे धीरे कि हम शीप हो गया, गॉट हो गई, कैटल्स यानी कि ये गाय भैंस, उसके साथ साथ पिग्स, इनको अगर हम इनके साथ जेंटली बिहेव करें तो ये लोग भी, इनको भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इनको हम पाल सकते हैं। क्योंकि जो गॉट हो गया, शीप हो गई, कैटल हो गए, ये सब ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स है जो कि घास ही खाते थे। सो इनको पालना अफोर्डेबल था, ना इसको नुकसान था इनको। ओके, ह्यूमन टैम दिस एनिमल एज वेल एज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इन्होंने सिर्फ उन एनिमल्स को सिर्फ पाला ही नहीं, इसके साथ साथ उनको अदर वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट भी किया। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बिकेम हर्डर्स। इस तरीके से ह्यूमंस हर्डर्स बने, यानी कि एनिमल्स को पाला। ओके, फिर इसके साथ आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब कि जब आप किसी एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर देते हैं। लीडिंग ए सेटल लाइफ helped humans to domesticate plants and animals. Domestication is the process in which people grow plants and fruit and tame animals. Domestication उस प्रोसेस का नाम है जहाँ पर इंसान किसी जानवर को पालना स्टार्ट करता है या फिर पेड़ पौधे उगाना स्टार्ट कर देता है या फसल उगाना स्टार्ट कर देता है। Since plants and animals were domesticated for specific purpose, people choose them on the basis of certain feature. अब प्लांट्स और एनिमल डोमेस्टिकेट करने के भी उनके उस समय उनका अलग मेंटालिटी थी कि हम ये वाला प्लांट डोमेस्टिक करेंगे, हम ये वाला एनिमल्स को फायदा देख कर लोग डोमेस्टिकेट करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, ओनली दोज प्लांट वर डोमेस्टिकेटेड विच वो लार्ज साइज ग्रेन हैड स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड वर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो केवल ऐसे ही फसल उगाते थे जिससे कि उनको बीमारी का खतरा ना हो, जिसका जो दाना हो, ग्रेन का जो दाना हो वो बड़े बड़े हो, वो ऐसे ही फसल उगाते थे। सीड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक प्लांट्स वर प्रिजर्व्ड एंड सोन सो दैट दे वुड बी ग्रोन। और जो भी उनको प्लांट्स जो भी खाते थे, जो उनको ज़्यादा पसंद आते थे या जिनकी सीड्स
जिनके लिए ग्रेन के दाने थे वो ज़्यादा बड़े थे, कि लोग उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करते थे। उसके लिए वो लोग जो सीड्स होते थे उनको पहले इकट्ठा करते थे और फिर वैसे ही उनको सीड को बोते थे और वापस वो प्लांट्स रीग्रो होता था। Following years of domestication, the selected plants and animals eventually became different from wild to counterparts. और बहुत सालों बाद इन डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होने से इनमें थोड़े चेंजेस आने लग गए। ओके, आपको आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर ये बुक पर दो इमेजेस दे रखी हैं जिसमें कंपेयर किया गया है। ओके, ये इधर वाली जो इमेज है वो है जंगली गाय की। उसके सिंग देखना आप, बहुत चौड़े होते हैं, बहुत काफ़ी लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। वेर एज कम्पेयर टू आप जब अपने गांव में या अपने आसपास की गाय देखते हो तो उनके सिंग इतने ज़्यादा नुकीले या इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये एनिमल्स के शेप में चेंजेस आने लगे सिर्फ इस वजह से कि इनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड आपने काउस की देख रखी इमेजेस में, वो काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेट काउस के कंपेयर में। ओके, इसके साथ साथ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शीप एंड गॉट वर द फर्स्ट एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेट हुए थे फॉर फूड, एंड व्हीट एंड बार्ली वेर अमंग द फर्स्ट प्लांट टू बी यूज्ड एंड ग्रेन्स। और खाने के मामले में मतलब डॉग को तो उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था, उसका पर्पस ये था कि वो उनको हंटिंग करने में हेल्प करे, और शीप और गॉट को उन्होंने इसलिए डोमेस्टिक किया था ताकि उनका वो मीट कंज्यूम कर सके इन फॉर्म ऑफ फूड। ओके, इसके साथ साथ उस समय जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो जो की गई थी वो वीट और बार्ली क्रॉप्स थी जो कि उन्होंने सबसे पहले ग्रो की थी, जो कि एज ए ग्रेन्स उन्होंने यूज की थी। वंस ह्यूमन बिगेन टू ग्रो प्लांट्स they had to stay in the same place for a long time to take care of their plants, like watering them regularly, taking out weeds and driving away animals and birds till they collected grain. इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट कर दी तो उनको फसल का ध्यान रखने के लिए उनको एक ही जगह पे रुकना पड़ता, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते थे। अब जब वैसे फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ता था, कीड़ों लगने से प्रोटेक्ट करना पड़ता था, रेगुलरली पानी देना पड़ता था, इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर उनको एक ही जगह सेटल होना पड़ा। द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइडेड रेगुलर फूड सप्लाई टू ह्यूमंस, दस पीपल कुड सेटल डाउन इन वन प्लेस एंड डिड नॉट हैव टू लीड ए नोमैडिक लाइफ एनीमोर। और यही कारण हो कि जब डोमेस्टिकेशन करने लगा, जब यानी कि वो फसल उगाने लगा, एनिमल्स को पालने लगा, तो इस वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब खाने के इंतजाम वो खुद कर पा रहे थे, जिस वजह से उनको एक नोमैडिक लाइफ से छुटकारा। नोमैडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको हम नोमैड्स बोलते हैं। तो नोमैडिक लाइफ से उनको छुटकारा मिला और वही जगह परमानेंटली सेटल हो गए। अब अर्ली ह्यूमंस जो फसल ग्रो करते थे, है ना, जो ग्रेन्स निकलते थे, दाने निकलते थे, वो स्टोर कहाँ करते थे, उन एनिमल्स का यूज़ कहाँ करते थे। आज के अगर मॉडर्न टाइम में देखो तो बड़े बड़े गोदाम्स होते हैं जिसको कि हम वेयर हाउस बोलते हैं, वहाँ पर अपना जो भी फसल उगती है उसको हम वहाँ पर स्टोर करके रख देते हैं। पर लेकिन एंशिएंट टाइम में तो ये सब नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे जिससे कि उनकी क्रॉप्स खराब नहीं हो और वो स्टोर करके लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाए। ओके, सो अर्ली ह्यूमंस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची, जैसे एक बार क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, यानी कि एक बार फसल पूरी तरह से ग्रो हो गई, सूख गई, उसको जब उन्होंने मतलब हार्वेस्ट काट लिया, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के पॉट्स बनाए। ओके, जिसको मिट्टी के मटके बोल सकते हो आप, वो बनाए और उसके अंदर उन्होंने सीड्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। कुछ उन्होंने जो उस समय जो उनके पास फैब्रिक था उसको भून कर उन्होंने उसमें सीड्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ वो लोग डक पिट्स बनाते थे, यानी कि ज़मीन का एक हिस्सा वो खोदते थे, ओके, उसमें, और उसके अंदर वो लोग अपने जो भी फूड क्रॉप्स थी, बेसिकली जो ग्रेन्स होते थे, यानी कि जो ऐसी क्रॉप जिनमें से दाने निकलते थे, तो उनको उन्होंने उसमें स्टोर किया। ओके, ग्रेन्स वर यूज आइदर एज फूड एंड सीड्स और यूज टू बार्टर थिंग्स विद अदर्स। और ग्रेन्स का यूज़ वो लोग कैसे करते थे, या तो उसको अगले साल वापस फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वापस यूज़ करते थे, या फिर खाने में यूज़ करते थे, या फिर किसी सामान का लेन देन करने में, कि मैं आपको इतना ग्रेन्स दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ और सामान दे दीजिए। ओके, अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो रियर्ड एनिमल्स टू बी यूज्ड एज अ
source of food. Humans took good care of their animals as they provided them with milk, meat whenever they needed. अब डोमेस्टिकेशन में उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया था। तो एनिमल्स को पालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था, जैसे शीप और गॉड थी तो उनसे उनको मीट मिल जाता था, काउ से उनको दूध मिल जाता था। सो जब उनको खाने की ज़रूरत होती थी तो बेसिकली द एनिमल्स दे प्रोवाइडेड देम फूड। दिस एनिमल्स मल्टीप्लाइड नेचुरली बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। और फिर बाद में आपको ये भी पता होगा कि एनिमल्स न्यू बेबी बर्थ देते हैं तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उनको कभी कमी नहीं हुई। जो उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स करे वो बढ़ते गए और उनके फूड सप्लाई में कभी रोक नहीं आई, जिसकी वजह से वो लोग एक जगह सेटल। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो दैट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड ए सेटल्ड लाइफ। अब ये बात हमें कैसे पता चली कि फार्मर्स ने पहले कैसे अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, कैसे वो हर्डर्स यानी कि चरवाने वाले बने, जो जानवर को चरवाते थे, है ना, मतलब जानवर को पालना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करी, कैसे उन्होंने स्टोर करा, ये सारे एविडेंस हमें कैसे मिले, मतलब इनके सबूत हमें कैसे मिले। नन अदर देन जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जहाँ पर भी निशान मिले कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर अर्ली ह्यूमंस रहे हों, बेसिकली नदी के किनारे या ऐसी जगह जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन वहाँ की खोदी और वहाँ पर उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे कि ये साबित होता है कि यहाँ पे एक टाइम था जब अर्ली ह्यूमंस रहते थे और यहाँ पे ऐसे ह्यूमंस रहते जो कि यहाँ पे सेटल्ड थे, मतलब वहाँ पे एक जगह उन्होंने अपना घर बना लिया था, अपना निवास बना लिया था, वहीं पर अपने आसपास एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करी, जिससे कि उनको खाने के लिए उनको दर बदर भटकना ना पड़े। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एविडेंस ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स एट द नियोलिथिक साइट्स। ओके, अगर आपको ध्यान हो, हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टोन एज पढ़ी थी, उसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो एज थी वो सबसे एडवांस एज मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमें स्टोन से जो बने हथियार मिले थे वो काफ़ी वेल पॉलिश्ड थे और वेल शेप्ड में थे, उसमें मतलब एक तरीके से हम बोलते प्रॉपर तरीके से बने हुए थे। तो इस तरीके से हम स्टोन एज सबसे एडवांस एज माने जाते हैं। सो ये एविडेंस जो हमें मिले हैं ग्रेन्स यानी कि दाने की, जो गेहूं के दाने होते हैं, दाल के दाने होते हैं, चावल के दाने होते हैं, उसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, एंड एनिमल बोन्स यानी कि जानवर की हड्डियां। इन सब से हमें सबूत मिलता है कि नियोलिथिक साइट्स से यहाँ पर अर्ली ह्यूमन सेटल्ड थे और वहीं पर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स फ्रॉम द साइट्स वेयर फार्मर्स एंड हर्डर्स माइट हैव लिव्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारी रिमेन्स यानी रिमेन्स मतलब कि पुरानी निशानियाँ छोड़ गए हैं एनिमल्स के, एनिमल्स को दफना दिया तो उनकी हड्डियाँ मिल गई हैं, ग्रेन्स के कुछ हिस्से दाने मिले हैं वहाँ पर। वेयर अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स माइट हैव लिव्ड। द साइट्स बिलोंगिंग टू नियोलिथिक पीरियड आर लोकेटेड ऑल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, जो ये जो ग्रेन्स है या फिर एनिमल्स की जो बोन्स हैं ये ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई गई है। अब सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि एक कॉन्टिनेंट के बराबर तो नहीं होता पर लेकिन उसके लगभग उतना ही बड़ा होता है, इसलिए उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बड़े बड़े महाद्वीप। ओके, तो जिसमें बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज रहती है। इंडियन को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोले कि इंडिया का एरिया भी काफ़ी बड़ा, 7th लार्जेस्ट कंट्री, इसलिए इसको इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। Scientists studied the available evidence of the grains and the bones through the studies in the subcontinent during the time. This proved that these sites were settlements of early farmers and herders. जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करने गए, वहाँ की ज़मीन की खुदाई करी तो वहाँ पे एनिमल्स के बोन मिले, ग्रेन्स मिले, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का हमें सबूत मिलता है कि अर्ली ह्यूमंस यहाँ पर सेटल हुए होंगे, वहीं पर अपने लाइफ बिताई होंगी। ओके, the remains of bones and grains of domesticated animals are found at each of the sites, like आपकी बुक पर पेज नंबर 23 पर एक मैप है। ओके, तो उसमें नियोलिथिक साइट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं आपको एक जगह के नाम है हालो, ओके, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल पास में है। ओके, मैं ये वाला मैप, इस वाले मैप के हालोर, यहाँ पर इनको जो सबूत मिला वहाँ के फार्मर्स को, तो वहाँ पे क्या मिला? मिलेट्स, कैटल, शीप, गॉट, पिग। मिलेट्स एक टाइप का एक ऐसा
ब्राउन कलर की राइस होती है, उसको मिलेट्स बोलते हैं। ओके, मतलब मिलेट्स बेसिकली ब्राउन कलर का दाना होता है। ओके, तो वो राइस के फॉर्म में होता है। ओके, उसको मिलेट्स बोलते हैं। ओके, इसके साथ साथ शेप, कैटल यानी कि जो हमारी गाय या भैंस हो गई, गॉड, पिग, ये सब वहाँ के इंसानों ने डोमेस्टिकेट किए थे। इसके साथ साथ मेघगढ़ की साइट है, ये वाली साइट। ओके, मेघगढ़ की साइट। ओके, मेघगढ़ की साइट में यहाँ पे हमें कौन सी क्रॉप्स मिली? वीट, बार्ली, है ना, वीट यानी कि गेहूं इनकी मिले, शीप, गॉड, ये सब मिले। तो अगर आप इस मैप पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स में बेसिकली ये सारे हमें सबूत मिले, जिससे ये साबित होता है कि हाँ, अर्ली ह्यूमंस यहाँ पे सेटल्ड थे, यहाँ पे इन्होंने जानवर भी पाले एज वेल एज यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी भी करी और एक सेटल्ड लाइफ जिए। इसके साथ साथ उन्हें और भी चीजें मिली, ट्रेसेस ऑफ हट एंड हाउस। ओके, यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्टर पे एक इमेज दिख रही है, एक पिट हाउस की इमेज। ओके, अर्ली ह्यूमंस पहले क्या करते थे? पहले जमीन खोदते थे थोड़ी बहुत, फिर उसके अंदर वो अपना घर बनाते थे। तो इनका जो एंट्रेंस होता था ये टॉप से होता था, है ना, थोड़ा हाई एलिवेशन पे बनाते थे। उसका रीजन ये होता था कि ताकि कोई भी अदर वाइल्ड एनिमल जल्दी से इन पर अटैक ना कर पाए, है ना। ये ऊपर आप देख लो तो छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिसके थ्रू ये अंदर जाते थे। अंदर से बिल्कुल ये ऐसा दिखता था। यहीं पर ये अपने ग्रेन्स स्टोर करके अपना, और यहीं पर ये लोग अपना निवास स्थान बना के रखते थे। ओके, once human learned how to grow crops and domesticated animals, they started settling at a place with adequate supply of potable water. अब इस बात का भी गौर करना होगा, मैं फर्स्ट चैप्टर से बोल रहा हूँ कि अर्ली ह्यूमंस ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल है ना। तो अर्ली ह्यूमंस ने जैसे ही उनको क्रॉप्स ग्रो करना आ गई, उनको एनिमल्स को पालना आ गया, तो फिर उन्होंने अपने लिए घर बनाना स्टार्ट करे और ऐसी जगह चुनी उन्होंने जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि वो पीने के लिए भी चाहिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी चाहिए। ओके, दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। अब हाउस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले अगर हम सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़े थे, वो हम जब अर्ली में जब हंटर्स से गैदरर्स थे, तो वो अपनी जगह काट उठते थे केव्स में। तो उनको इतना समझ में आ गया था कि हमें धूप से, बारिश से, वाइल्ड एनिमल से, हवा से कौन बचाएंगे? ऐसी जगह जहाँ पर कोई असर, जहाँ पर इनका असर ना पड़े। तो इस वजह से इन्होंने अपने घर बनाना स्टार्ट किए ताकि इनको रेन, हीट और विंड से ये प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप। The climatic condition of a place gently influence for choice of homes. This evident from the remains of peat house in Bujarham in present-day Kashmir. The underground settlers protected people from the cold, as the house were built by digging holes and covering them with a roof. Steps were built to enter this house. है ना, ये जो आपको इमेज दिख रही है एट प्रेजेंट, ये कश्मीर के आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिली गई है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था, पहले ये लोग अर्थ अपने जमीन को तरफ खोदते थे, वहां पे स्पेस बनाते थे, फिर इसको प्रॉपर जो छत पर बनाकर फिर इसको पूरे मड से कवर कर देते थे ताकि इनको हीट, रेन, कोल्ड इनका इफेक्ट ना पड़े। ओके, और मैंने बताया था यहाँ पे इनके स्टेप्स अगर ये देखिए, चढ़ाव है, चढ़ाव से ये अंदर, ऊपर, नीचे, जैसा भी इनको बाहर निकलना हो, अंदर जाना हो, ये चले जाते थे। Cooking huts were found both inside and outside the huts. This suggests that depending on the weather, people cook food either indoors or outdoors. इसके साथ साथ एक और चीज ये पता चली थी कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर भी इनकी रसोई थी और बाहर भी इनकी रसोई थी। इसमें इमेज नहीं है, पर लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट गए तो वहाँ पे एक और चीज ने ध्यान दी कि बाहर, अंदर भी इनकी रसोई थी, मतलब चूल्हा वाला पूरा सही से बना हुआ था, बाहर की साइड भी। तो इससे मतलब ये डिपेंड करता है कि जब ठंड पड़ती होगी या फिर बारिश होती होगी तो वो अपना खाना घर के अंदर बनाते होंगे, जब बारिश नहीं होती होगी, ठंड बिल्कुल नहीं पड़ती गर्मी के टाइम पे, वो अपना खाना घर के बाहर बनाते होंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स मिले। तो जितने भी टूल्स मिले वो नियोलिथिक टूल्स मिले थे, मतलब कि ऐसे टूल्स मिले जो कि बहुत शार्प थे, पॉलिश्ड थे, प्रॉपर टूल्स बने हुए थे। इसी वजह से हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी जो पता चला कि किस एज का है, नियोलिथिक एज का है। ओके, आप सभी को रिमाइंड करवाने के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे होते हैं, है ना। अनपॉलिश्ड, ये जो पॉलिश्ड है, ये अनपॉलिश्ड टूल्स हैं। अनपॉलिश्ड टूल्स आपने देख रखे हैं, इनकी प्रॉपर कटिंग नहीं करी गई है इनकी, है ना, ये अनपॉलिश्ड टूल्स हैं। ओके, तो आपको
रिमाइंड हो गया होगा कि मैं अनपॉलिश टूल्स यानी कि पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक एज की बात कर रहा हूँ। वैर अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ के जो टूल्स बने हुए थे, मतलब पत्थर जो थे जिनसे उन्होंने हथियार बने थे, वो काफी वेल शार्प्ड थे। ओके, archaeologists have also found stone tools from many Neolithic sites. Unlike Paleolithic tools, Neolithic were polished and have fine cutting edge. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो Paleolithic एज का अगर हम टूल देखें तो काफ़ी रफ एजेस थी, उन्होंने प्रॉपर उसको पॉलिश भी नहीं किया था। बट लेकिन हाँ, अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ पे हमें जो टूल्स मिले थे बिल्कुल पॉलिश मिले थे। ओके, तो ऑब्वियसली बात है इस टूल्स का स्पेशल पर्पस हुआ होगा ताकि उनको कटिंग करने में या किसी चीज़ को पीसने में या फिर एज ए हथियार बनाने में, ताकि वाइल्ड एनिमल से बचा सके, उनका शिकार किया जा सके। ओके, मोर्टर एंड पेस्टल्स एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स आर आल्सो यूज। इसके साथ साथ जिसको कि हम मोर्टर पेस्टल उसको बोलते हैं, जो कि मसाले कूटने के काम आते हैं, ये सारे स्टोन्स भी यूज किए गए थे। स्टोन सिकल्स आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। के साथ साथ स्टोन सिकल्स भी यूज किए थे। तो मैं हथियार जो उन्होंने जो स्टोन से जो हथियार बनाए थे, ये कुछ टूल्स हैं जिनकी एजेस शार्प हैं। ओके, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि हर एक टूल्स जो कि बहुत शार्प है उनके एजेस यूज किए जा सकते हैं कटिंग में, ग्राइंडिंग में। ओके, ग्राइंडिंग में ये सारे टूल्स यूज के साथ कटिंग के लिए ये वाले टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, आपके बुक में पेज नंबर 24, ओके, पेज नंबर 24 में पेस्टल्स की इमेजेस हैं, सिकल्स की इमेजेस है। सिकल्स की इमेज किस लिए काम आती होगी? उनको अपने क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट में सूख जाती होगी तब उसको काटने के काम आती है। आजकल तो हार्वेस्टर्स हैं, पर लेकिन आपने अगर आज से 10-15 साल पहले भी देखे होंगे तो एक आयरन का टूल बना हुआ सिकल टूल उसको हम बोलते हैं, जो कि फसल काटने के काम आता है ना। ये सब आपने अपने घरों में देख ही रखा होगा, है ना, मसाले वसाले पीसने के लिए। ये एक्स है, ये हथौड़ी है। तो ये बेसिकली ये तो बहुत सारी सी चीज़ें थी जो हमारे अर्ली ह्यूमंस ने बहुत पहले ही डेवलप कर ली थी विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, है ना, स्टोन्स की हेल्प से। क्योंकि आज तो हम आयरन यानी कि लोहे से बनाते, पर उन्होंने वो पत्थरों से उनको घीस के पॉलिश करके बना लिया था। इसीलिए इनको नियोलिथिक एजेस में डाला जाता है। यहाँ पर इंसान ने स्टोन का यूटिलाइजेशन करना सीख लिया था और एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया। रिमेन्स ऑफ अर्दन पोर्ट एंड क्लॉथ। इसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ें मिली। देखो उनको एनिमल्स की बोन्स मिली, ग्रेन्स मिले, पिट हाउस मिला। ओके, उनको टूल्स मिले। इनके साथ साथ उनको अर्दन पॉट्स भी मिले। अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन। ओके, मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट एंड बिलोंगिंग टू नियोलिथिक पीरियड हैव आल्सो बीन फाउंड। सम ऑफ दिस वेयर आल्सो डेकोरेटेड। कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने उनको सजा कर भी रखा था अर्दन पॉट्स को। Okay, this suggests that people were familiar with the craft of making earthen pot. They had started using this pot for cooking food and storing things. Okay, अब इससे ये पता चलता है कि वहाँ के पीपल्स काफ़ी, मतलब वो जो उस समय के पीपल्स को शौक था अपने अर्दन पॉट्स को, अपने बर्तन को सजाने का। इसके साथ साथ उनको इस बात का पता चल गया था कि हम इन पॉट्स के थ्रू खाना पका सकते हैं। ओके, और उसमें अपनी कुछ चीज़ें स्टोर करना है तो स्टोर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनको पॉइंटेड नीडल्स मिली। ओके, स्पिनिंग डिस्क मिली, जिससे ये पता चलता है कि उस समय वहाँ के पीपल्स, उस समय के पीपल्स ने क्लॉथ्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। However, things gradually change at places at different times and gathering of food continued in. While people took to farming and herding other regions, they continued for thousands of years. और ये चीज़ें चलती रही। पीपल्स कुछ गैदरर्स क्रॉप्स ना ग्रो करते थे, गैदरिंग ही करते थे। कुछ पीपल क्रॉप्स ग्रो करते थे, कुछ अपने एनिमल्स को हर्ड एनिमल्स को चरवाते थे। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे जो ये सालों साल तक चलता है। बहुत सारे पीपल्स वही पुराने एज में पुराने ही टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे और अपने फूड्स को गैदर करते थे। ओके, और ऐसे बहुत सारे ऐसे पीपल्स भी थे जो कि एक ही सीजन में क्रॉप्स ग्रो करते थे और एक सीजन में वो लोग हंटिंग करते थे। ऐसे पीपल्स भी थे। सो देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल। उनके एज पर देयर जो भी उनको कन्वीनियंस लगता था वो लोग अपने आप को एडेप्ट कर लिया था। और ये सारे हमें एविडेंस मिले हैं जिससे कि ये पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस उस समय एज सेटल लाइफ जी रहा। ओके, ये कुछ जो हैंडमेड नियोलिथिक अर्बन पोट्री है जो कि इंडिया में पाई गई है ना। ये कुछ अर्बन पॉट्स है उस टाइम के। ओके,
समय के। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।